हम पढ़ रहे थे कंडक्टेंस के बारे में। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आयनिक मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट नंबर की। आयनिक मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्ट नंबर। आज हम बात करेंगे जो हम कंडक्टेंस मेजर करते हैं ना, उससे हम क्या क्या आउटपुट ले सकते हैं, क्या क्या फायदे हैं, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट। क्या क्या पता लगता है, कंडक्टेंस हमें किस किस चीज की जानकारी देता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहली एप्लीकेशन है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसके लिए होगा? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। स्ट्रॉन्ग तो पहले से ही पूरे पूरे टूटे हुए हैं, यानी कंसंट्रेशन के साथ साथ जो डिसोसिएशन की डिग्री है वो किसकी चेंज होती है? सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट की चेंज होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आपने कोलराज लॉ में पढ़ा है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, लैम्डा की वैल्यू आपने देखी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या फिर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो आयन बनेंगे उनसे कितनी कंडक्टेंस हमें मिलेगी। और आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इतना दूर है कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। जब एक पार्टिकल को ये नहीं पता कि दूसरा पार्टिकल यहाँ सॉल्यूशन में है या नहीं, तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। यानी आपके पास कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो जब इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा तो उस केस में यानी जो कंसंट्रेशन वो क्या है? जीरो को अप्रोच कर रही है, तभी तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आयन बन सकते हैं, यानी 100% डिसोसिएशन जो हो सकता है वो होगा। ठीक है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो उसकी मोलर कंडक्टेंस है वो उसके कंप्लीट डिसोसिएशन वाली कंडक्टेंस है, कंप्लीट डिसोसिएशन वाली। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अलावा, इसके अलावा जो भी कंसंट्रेशन होगी, मान लिया सपोज सी कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन के ऊपर वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। जब वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के आसपास है तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसको पता लगेगा कि दूसरा और पार्टिकल है यहाँ पे, वो डिसोसिएट नहीं होगा इजीली। जब वो डिसोसिएट नहीं होगा इस कंसंट्रेशन के ऊपर तो उतने आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। जब उतने आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कंडक्टेंस भी कम होगी। जब आयन ज्यादा बन गए तो कंडक्टेंस ज्यादा, जब आयन कम बनेंगे तो कंडक्टेंस कम। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसके इक्वल आएगी? वो आएगी उस कंसंट्रेशन, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो कंडक्टेंस है डिवाइड बाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर जो कंडक्टेंस है। देखो, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो जितने भी पार्टिकल थे वो सब आयनाइज हो गए, डिसोसिएट हो गए, तो कंडक्टेंस ज्यादा होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। और उसके अलावा जो भी कोई कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर जो कंडक्टेंस होगी वो कम होगी, क्योंकि डिसोसिएशन किसी और कंसंट्रेशन के ऊपर इसके मुकाबले तो कम ही होता है, इसके मुकाबले तो कम ही होता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसके इक्वल है?
सी कंसंट्रेशन के ऊपर कितनी मोलर कंडक्टेंस है डिवाइड बाई इनफाइनाइट डायल्यूशन में कितनी मोलर कंडक्टेंस है। ये कैसे निकालते हो, ये निकालते हो आप कोहलरास लॉ से, कोहलरास लॉ से। और ये क्या करोगे आप मेजर करोगे कंडक्टोमीटर से, कंडक्टोमीटर से ये रीडिंग मेजर करोगे, इतनी कंसंट्रेशन आपने ली है उसके लिए, ठीक है। और ये कोहलरास लॉ से निकाल लोगे, जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन। जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो होता है 100 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, 100 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये क्या है, परसेंटेज, परसेंटेज डिसोसिएशन, ठीक है। तो कंडक्टेंस की मेजरमेंट से आप ये पता कर सकते हो कि किसी कंसंट्रेशन C के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना डिसोसिएट हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। सेकंड है आयोनाइजेशन कांस्टेंट। देखो जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, मान लिया मेरे पास कोई एसिड है, वीक एसिड He टाइप का, और वो आयनाइज होता है, आयनाइज होता है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव के अंदर। इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन मान लिया C मोल पर लीटर है, C मोल पर लीटर है। और जब ये डिसोसिएट हो जाता है और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, अगर कोई वीक एसिड है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होगा, वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। किसके साथ, उसके जो टूटे हुए आयंस में और मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको मैं K से अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये किसके इक्वल होगा, H की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई A की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई HA की कंसंट्रेशन, ठीक है। C मोल पर लीटर क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन थी। जब ये डिसोसिएट हो रहा है और हमने कहा है वीक एसिड है यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो C कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू इसका कुछ ना कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, वो अल्फा जो अभी हमने देखी थी, ठीक है ना। अल्फा अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका अल्फा टाइम्स, इस कंसंट्रेशन का अल्फा टाइम टूट गया होगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव में और बाकी बच गया होगा इसका अल्फा टाइम। यानी इस C में से कितना घट जाएगा, C का अल्फा टाइम कंसंट्रेशन घट जाएगी। और जितनी कंसंट्रेशन इसकी टूटेगी ना, जितने मॉलिक्यूल इसके टूटेंगे उतने ही H पॉजिटिव और उतने ही A नेगेटिव बनेंगे, जितने H पॉजिटिव उतने ही A नेगेटिव। अगर अल्फा C टूटे हैं तो अल्फा C कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की होगी और अल्फा C किसकी होगी, A नेगेटिव, ठीक है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन है और इसकी कंसंट्रेशन है। अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी अल्फा सी डिवाइड बाई C माइनस अल्फा C। यहां से आप C कॉमन ले सकते हो, C को आपने कॉमन लिया 1 माइनस अल्फा और यहां से एक C कैंसिल हो गया, क्या आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। किसी वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल के, और कंसंट्रेशन आपको पता है कितनी कंसंट्रेशन आपने उस इलेक्ट्रोलाइट की, उस एसिड की ली है। आपने कंसंट्रेशन निकाल ली,
मतलब आपने जितना अमाउंट लिया है वो तो आपको पता ही है। आपने अल्फा निकालना है, अल्फा हमने पिछले स्टेप में किया था। अल्फा क्या था, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक एसिड सबके लिए क्या होगा, लैम्डा Cm डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m। ये कौनरास लॉ से आया, ये आपने इंस्ट्रूमेंट से निकाला, यानी कंडक्टेंस की मेजरमेंट की, इन दोनों से अल्फा बना। जिस कंसंट्रेशन पे आपने ये निकाला है वो कंसंट्रेशन आपको पता है, C की वैल्यू एज इट इज पुट कर दो, अल्फा यहां से निकल गया वो पुट कर दो, आप उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हो। थर्ड, solubility and solubility product। solubility and solubility product of Sprengly soluble salts। Sprengly soluble क्या होता है, सबसे पहली बात Sprengly soluble ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका बहुत कम अमाउंट डिसोल्व किया जा सके सोलवेंट के अंदर। यानी आपके पास सोलवेंट है, आपने थोड़ा सा अमाउंट डाला, डिसोल्व हो गया, फर्दर डालने लगे, डिसोल्व नहीं हुआ, चाहे आप कितना भी उसको शेक करते रहो, वो इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश कर लेगा। मान लिया आपके पास एक बीकर है, 100 ml इसके अंदर वाटर है, पहले से ही 100 ml वाटर है, और आपने बेरियम सल्फेट डाल दिया। बेरियम सल्फेट एक स्प्रेंगली सोल्यूबल साल्ट है। जब आपने बेरियम सल्फेट डाला, इसका 1-2 ग्राम तो बड़ी मुश्किल से डिसोल्व होगा, उसके बाद डिसोल्व नहीं होगा। और आपको लग रहा है 1-2 ग्राम, ये 1 ग्राम से भी कम डिसोल्व होता है 100 ml वाटर के अंदर। तो जो बहुत कम अमाउंट में सोल्यूबल हो वो क्या होते हैं, स्प्रेंगली सोल्यूबल। अब जो स्प्रेंगली सोल्यूबल आपने कह दिया, साल्ट है मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्प्रेंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी क्या होगा, डाइल्यूट होगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी क्या होगा, डाइल्यूट होगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, 1 ग्राम 100 ml के अंदर। तो ये तो बहुत डाइल्यूट हो गया। इसके लिए कंसंट्रेटेड है, इसके लिए तो सैचुरेटेड है ये सॉल्यूशन, लेकिन ऑन द होल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल है वो तो बहुत दूर दूर की बहुत कम अमाउंट जो है इसका डिसोल्व हुआ इस सॉल्वेंट के अंदर। तो जब बहुत कम अमाउंट डिसोल्व हुआ है तो आप इसके लिए जो वैल्यूज हैं वो क्वाड्राटिक लॉ से निकाल सकते हो कंडक्टेंस की। तो ठीक है ना भाई, क्वाड्राटिक लॉ किसके लिए है, जो वीकली आयोनाइज होता हो और जो कंसंट्रेशन है वो काफी कम हो। हायर कंसंट्रेशन के लिए नहीं हो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए नहीं है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। तो क्योंकि स्प्रेंगली सोल्यूबल है साल्ट, तो उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर भी हम यही बात करेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सैचुरेट है, किस लिए, क्योंकि उसका अमाउंट ही कम डिसोल्व होता है। ठीक है ना। अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी होती है कि कितना अमाउंट सोल्यूबल हो सकता है, कितना अमाउंट सोल्यूबल हो सकता है। अब कंडक्टेंस इसको कैसे रिलेट करेंगे, कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला था लैम्डा एम, मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होती है, वो होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, जो कंडक्टेंस का फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मोलर कंडक्टेंस है K मल्टीप्लाइड बाई V, और ऐसे ही हमने कहा था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है K मल्टीप्लाइड बाई V। अब K स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, V क्या है, वॉल्यूम है। इसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू अलग होती है, इसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू अलग होती है। इसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस के लिए वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, और इसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, वो वॉल्यूम जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसॉल्व है। ठीक है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगी, 1 मोल है तो मोलर कंडक्टेंस आएगी। ठीक है, कि कितने वॉल्यूम के अंदर वो डिसॉल्व है। अब इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। मान लिया आपका जो स्प्रेंगली सोल्यूबल साल्ट है, स्प्रेंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट है, वो साल्ट S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है। ये
ये एक बार मान के चल रहे हैं कितना डिसॉल्व होता है, आखिर में हमको निकालना भी यही है कि कितना अमाउंट डिसॉल्व होता है पर लीटर, ठीक है ना। एस मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है, यानी कि एस मोल विल बी डिसॉल्व इन वॉल्यूम इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। लीटर को आप अगर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहो तो आप सीधा लिख सकते हो कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एस मोल कितने में आएंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मोल कितने में डिसॉल्व होगा? 1000 बाई एस, यानी 1000 बाई एस क्या है? वॉल्यूम की वैल्यू है कि इतने वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, 1 मोल आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसॉल्व है। तो मोलर कंडक्टेंस विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट वॉल्यूम जिसके अंदर 1 मोल आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होना है, यानी आप इस वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हो 1000 बाई एस से, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस आप निकाल लोगे कंडक्टोमेट्रिक मेजरमेंट से। आपको निकालना क्या है? सोल्युबिलिटी क्या है उस साल्ट की सोल्युबिलिटी क्या है। तो आप इस S को तो इस साइड ले जाओ, लैम्डा M को यहां ले जाओ, यहां से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन लैम्डा M, ठीक है। अब ये लैम्डा M क्या है? लैम्डा M एक्चुअल में लैम्डा M नॉट ही है। क्यों है ये? क्योंकि स्प्रैंगली सोल्यूबल साल्ट है, इसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना वो भी बहुत ही डाइल्यूट है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट है। जब वो इनफाइनाइटली डाइल्यूट है तो उसके लिए जो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली वैल्यू है। तो किसी भी स्प्रैंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो उसकी सोल्यूबिलिटी है वो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो ये नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होती है जितने भी कैटायन और एनायन बने हैं, जितने भी कैटायन और एनायन बने हैं जो उनकी कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट। आपके पास जैसे बेरियम सल्फेट था, तो बेरियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल जब आयनाइज होगा तो एक तो बेरियम 2 पॉजिटिव देगा, एक सल्फेट 2 नेगेटिव देगा। तो इसके सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP किसके इक्वल होगा? जो बेरियम की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव, उसकी पावर यहां पे जो फैक्टर से मल्टीप्लाई, यहां पर किससे है? 1 से मल्टीप्लाई है, रेज़ टू पावर 1। और कितने सल्फेट हैं? एक ही सल्फेट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट एनायन और रेज़ टू पावर क्या? 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। अब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसके लिए तो आपने ऐसे निकाल ली, लेकिन आपको क्या पता कि बेरियम की और सल्फेट की कंसंट्रेशन क्या है? ये कंसंट्रेशन है एक्चुअल में सोल्युबिलिटी। जो सोल्युबिलिटी आपने अभी इस इलेक्ट्रोलाइट की निकाली है, तो क्या बात कर रहे हैं? एक इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बना हुआ है। इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन बना हुआ है तो जितना आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है वो सारा डिसोसिएट हो गया। जब ये सारा डिसोसिएट हो गया तो कितने मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है? कितने मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है? ठीक है, तो एक PaSO4 से कितने बेरियम बनते हैं? एक ही बेरियम बनता है, तो जितनी ये है एग्जैक्टली सेम वैल्यू आएगी बेरियम की कंसंट्रेशन, एग्जैक्टली सेम आएगी सल्फेट की कंसंट्रेशन। तो ऐसे साल्ट के लिए जो KSP होगा वो S रेज़ टू पावर 1 यानी कि S स्क्वायर के बराबर होगा, यानी सोल्युबिलिटी के स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल कितने आयन देगा? 2 तो देगा,
Al3 पॉजिटिव और 3 देगा सल्फेट 2 नेगेटिव। ठीक है, अब इसके लिए अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है, इसके लिए अगर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालनी है तो एल्यूमिनियम आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी? अगर एल्यूमिनियम सल्फेट की सोल्युबिलिटी S है तो एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी यहां पे 2S और इसकी कितनी हो जाएगी 3S। ठीक है, अब इसके लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम निकालते हैं, ये किसके इक्वल आएगी? एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन कितनी है 2S रेज टू पावर कोफिशिएंट 2, सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन 3S रेज टू पावर कितना 3, 4S स्क्वायर 27S क्यूब 108 S रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 3 था। ठीक है ना, तो जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगी इस केस में, जब एक ही मॉलिक्यूल ज्यादा आयन प्रोड्यूस कर रहा हो। ठीक है, PbCl2 एग्जांपल लेता, जैसे बुक में दे रखा है, तो Pb का तो एक ही बनता और क्लोराइड के 2 बनते, तो उसके हिसाब से एक की पावर तो सिंगल रहती है, एक की पावर डबल हो जाती। आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, गलती क्या करोगे आप ये तो 2S और 3S बना दोगे, लेकिन किसी की पावर लगाओगे किसी की नहीं लगाओगे। एग्जैक्टली वही पावर लगानी है जो उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, कंसेंट्रेशन भी डबल ट्रिपल हो जाएगी और पावर भी बढ़ जाएगी। क्लियर? ये था सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब बात करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर जब भी आयनाइज होता है किस फॉर्म में होता है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की फॉर्म में। वैसे ऐसा लिखना नहीं चाहिए कि H पॉजिटिव में अकेला लिख लो, गलत है, अकेला प्रोटॉन नहीं लिखना चाहिए, H3O पॉजिटिव लिखना चाहिए। बट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एक से ही बन रहा है, मैं दिखा रहा हूं, ऐसे मैं दिखा रहा हूं। अब वाटर वीकली आयनाइज होता है खुद से। वाटर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये खुद से बहुत वीकली आयनाइज होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब आप ये सोच रहे हो तो सारे सॉल्यूशन वाटर में बनाते हैं, वाटर का सॉल्यूशन कहां से आ गया? ठीक है ना, देखो वाटर आपके पास जो एक कंटेनर के अंदर है डिस्टिल्ड वाटर, उसमें से थोड़ा सा तो आयनाइज हो रहा है, बाकी तो एज ए सोलवेंट मॉलिक्यूल है, एज ए सोलवेंट मॉलिक्यूल है। तो वाटर खुद से एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, खुद के आयंस का, खुद के आयन, क्योंकि हमें सॉल्यूशन किसका देखना है? आयंस का। ये तो हमारा सोलवेंट ही है, कुछ एक पार्ट तो इसका डिसोसिएट होता है, बाकी ये एज इट इज इसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते कौन सा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लैम्डा नोट एम है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस है, वो किसके इक्वल होती है? उसके विद रिस्पेक्टिव जो आयन है ना, उन आयन की जो कंडक्टेंस है उनके सम के बराबर, उनके सम के बराबर। ये अगर मैं वाटर के लिए ले रहा हूं तो ये किसके इक्वल आएगी? लैम्डा नोट एम H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट एम OH नेगेटिव। अब ये जो वैल्यूज हैं ये तो फिक्स हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट H पॉजिटिव देते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट OH नेगेटिव देते हैं। हमने डिटरमाइन कर ली पहले ही, थ्योरेटिकली जो डिटरमाइन कर चुके हैं। जो H के लिए है वो है 349.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर है ना ये, तो पर मोल होगी, मोलर है वो पर मोल ही होगी। और जो OH के लिए है वो है 198.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
जब हम इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 548 पॉइंट समथिंग आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये क्या ही है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वाटर की कंडक्टेंस, ठीक है। यानी कि ये है 1 मोल वाटर जब डिसोसिएट होगा, 1 मोल वाटर जब डिसोसिएट होगा कंप्लीटली इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, उस टाइम कितनी कंडक्टेंस शो करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है जो हमने अभी देखा था, लैम्डा एम इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। यही यूज किया था पिछले डेरिवेशन में, ठीक है ना। तो यानी कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दैट वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड, ठीक है ना। डिसॉल्व्ड एंड डिसोसिएटेड, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने के साथ साथ ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, तो जो ये वॉल्यूम होगा, ये वाला जो वॉल्यूम है लीटर में लूंगा तो 1/s जो हमने पहले किया था, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब में कहूंगा तो 1000/s, उसी तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें मुझे चाहिए वो वॉल्यूम जिसके अंदर क्या है? 1 मोल वाटर डिसोसिएटेड है, 1 मोल वाटर क्या है? डिसोसिएटेड है। जो स्पेसिफिक ये वाला जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा? लैम्डा एम डिवाइड बाई के इक्वल आएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन है दिस मच। ये जो वैल्यू है के की वैल्यू, ये लिटरेचर में दी हुई है, यानी वाटर की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो कितनी है? 5.4 10 टू पावर -8। और जो ये वैल्यू है लैम्डा नॉट एम, ये हमने यहीं पे निकाल ली 548 पॉइंट समथिंग। -6 है, यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स। मैं बात कर रहा हूं सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। क्योंकि मुझे यहां पे सेंटीमीटर से ही करना है ना, ये वाला सेंटीमीटर। तो ये क्या है एक्चुअल में? ये वॉल्यूम की वैल्यू है, ये उस वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं जिसके अंदर 1 मोल मेरा जो सब्सटेंस है वो डिसोसिएटेड है। अब 1 मोल डिसोसिएटेड है कितने में? V वॉल्यूम में। 1 मोल इज डिसॉल्व्ड इन कितने वॉल्यूम के अंदर है? 548 डिवाइड बाई 5.4 इंटू 10 टू पावर -8, ठीक है। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, मुझे वॉल्यूम में लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। ये मैं कहां से उठा रहा हूं? जो मैंने अभी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट वाले में किया था कि जब मेरे पास S मोल कितने में था? वॉल्यूम V में था। 1 मोल के लिए करने के लिए मेरे को V को S से डिवाइड करना पड़ रहा था, और लैम्डा इक्वल टू के इंटू वी की जब मैं बात कर, V क्या था? 1000/s था। अगर लीटर में कर रहा था 1/s था। मैं उसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे कर रहा हूं, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना होगा? इसका इनवर्स यानी 1/this much। तो ये क्या होगा? 5.4 10 टू पावर -8 डिवाइड बाई 548। क्या वैल्यू आएगी यहां से? अप्रोक्सीमेटली 1.0, ये आएगी 10 टू पावर -10। 8 तो ये 2 इसकी वजह से, भाई ये क्या है? 5.48 10 टू पावर 2
ऊपर ले जाऊंगा 10⁻², टोटल 10⁻10। ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतना, और 1 लीटर क्या होता है, इसको 1000 से गुना कर दूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1.003 10⁻⁷। अब ये किसके लिए है, सिंगल आयन के लिए। सिंगल आयन के लिए सोल्युबिलिटी जो हम निकाले थे वो 1 के लिए होती थी, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट में करते थे दोनों का। तो वाटर के लिए क्या बन रहा है, या तो H पॉजिटिव बन रहा है या OH नेगेटिव बन रहा है। H पॉजिटिव की भी इतनी कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की इतनी कंसंट्रेशन। जो आयनिक प्रोडक्ट है KW, वो किसके इक्वल है, आयनिक प्रोडक्ट है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी, 1.003 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाई 1.003 10⁻⁷। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 1 अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा, ये 1.003 को 1.003 से मल्टीप्लाई करोगे 1.00 10⁻14। तो ये तो 1 के ही बराबर है अप्रोक्सीमेटली। तो 10⁻14 जो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। ये हमने कहां से निकाला, ये हमने निकाला जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मेजर की गई इनफाइनाइट डायरेक्शन के ऊपर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंडक्टेंस क्या थी, उनसे हमने क्या निकाला, ये V निकाला, और उसी से हमने क्या निकाला, फिर आगे जाके आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला। तो ये सब कहां से आ रहा है, कंडक्टेंस की मेजरमेंट से। यानी कंडक्टेंस की मेजरमेंट से आप क्या क्या पता कर सकते हो, कितना तो कोई डिसोसिएट होगा, ठीक है, और आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो स्ट्रेंगली सोल्यूबल हो, उसके लिए सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगी, ये सब चीजें हम कंडक्टेंस की मेजरमेंट से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।